एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म, मेरी आवाज आ रही है सभी तक? ओके। सो वी सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, यस। सो हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 30 पे। एक मिनट। शुरू करें? सीटीएसएल का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा आपका कितनी देर में? थोड़ी देर में। बेसब्री से इंतज़ार होगा सबको कि कैसा जा रहा है एग्ज़ाम, कैसा पेपर आ रहा है। ठीक है, कई लोग सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। देखो, कोई ऐसी संस्था होती जिसके बारे में पता होता कि वो बड़ी ईमानदारी से काम करती है, तो सोच भी लेते कि चलो एग्ज़ाम कुछ दिन के लिए रोक लो। ठीक है, कोविड फियर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बट चैलेंज ये है कि कोविड की सिचुएशन बेहतर नहीं होने जा रही है यहाँ से अगले 6-7 महीनों में। ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है, अब ये पीक पे जाएगा। पीक पे जाने के बाद कब डाउन होके उस तरह की सिचुएशन आएगी जो जनवरी फरवरी में थी, कुछ पता नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और प्रॉब्लम यही है कि एसएससी इतनी ईमानदार नहीं है कि तुम्हारे भले के बारे में सोचते हैं। एक बार तुमने एग्ज़ाम टलवा लिया ना, तो उनको मौका मिल जाएगा। ठीक है, मज़े से टालते रहो। सो मेरा ये मानना है कि 1 घंटे की परीक्षा में ऐसा कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, अगर आप मास्क लगा के बैठे हो, आप बात नहीं करो, जब आप बोल रहे होते हो तो आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, सारी तरफ ड्रॉपलेट्स आपके जा रहे हैं। बट इफ यू आर साइलेंट, यू आर मास्क्ड, यू आर नॉट स्प्रेडिंग इट। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो यू शुड गिव द एग्जाम, लेट द एग्जाम हैपन, वरना ये प्रोसेस लटका देंगे और न जाने कब होगा और सिचुएशन कब इंप्रूव होगी किसी को नहीं पता है। ठीक है, सो अभी मैं कहूँगा स्पीक की स्टार्ट है, it will go to more and more and more dense. Situation is going to be worse. So therefore let us not anticipate anything, give the exam. अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं कुछ दिनों बाद, that's a different story, but from your side you should be ready. Go and give the exam, follow the basic principles कि अननेसेसरी आपका दोस्त मिल गया तो उससे गले नहीं लगना है, मास्क उतार के बकवास कर रहे हो, मेंटेन प्रोटोकॉल्स इन ए वे, आप इन्फेक्शन के चांसेस आप तक बहुत कम है पहुंचने के। ठीक है, सो प्रॉपर मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज़ करो, बस मस्त रहो। ओके, जिसको कोरोना हो गया है वो एग्ज़ाम देने जाए या नहीं, ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, मैं उसको इवेलुएट कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चों के साथ क्या होना चाहिए। राइट, इनको तो यार मौका मिलना चाहिए एग्ज़ाम देने का, बिकॉज गोइंग टू द सेंटर विद कोरोना इज़ वेरी रिस्की। ठीक है, बट अगर उनको कोरोना हुआ है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी व्हेन दे बिकम फाइन। ठीक है, सो देखते हैं उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, विल डू समथिंग। हाँ जी, चले आगे बढ़े, आज के सवाल करें। ओके, देखो जिसको कोरोना हो गया है अब आइडियली तो उसको नहीं जाना चाहिए एग्ज़ाम देने। ठीक है, अब ये सब पॉलिसीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, मतलब जब कोविड का टाइम है तो इनको निकालना चाहिए एक नोटिस कि भाई जिनको कोरोना है मान लिया एग्जिस्टिंग, वो क्या करे। ठीक है, देयर शुड बी गाइडलाइन अबाउट इट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, दे शुड। जब कोरोना इस तरह के पीक पे, अभी हमारी सोसाइटी में जहाँ पर मैं हूँ 4 केसेस हैं, राइट, दे आर लेस देन 50-60 मीटर्स अवे। सो ये फैक्ट है कि अब चारों तरफ कोरोना है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
तो समझना आपको ये है कि अब उन बच्चों का जो भविष्य है, एक्चुअली में यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि एसएससी को बात करनी चाहिए कि भाई अगर किसी बच्चे को कोरोना है तो पहली बात वो एग्जाम देने ना आए और सो एंड सो डेट को मैं एग्जाम दूंगा। क्योंकि ऐसे केस में प्रॉब्लम क्या होगी ना कि कई बच्चे हैं जो यार रिस्क नहीं लेंगे, उनको लगेगा कि हमें क्या करना है भैया, जब इन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि हमें क्या करना है, वो जाके एग्जाम दे आए तो उससे कितने लोगों का खतरा फैल जाएगा। इनको गाइडलाइन देनी चाहिए कि जिनको कोरोना है वो अपने घर पे रहें, रेस्ट करें, मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करें और उनको दोबारा मौका दिया जाएगा एग्जाम देने का। कितने लोग होंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे कि सबको कोरोना हुआ पड़ा है, उतने लोग आप एग्जाम एक दिन और करा लेना, जब वो ठीक हो जाए तब कुछ ऐसा करना चाहिए, है ना। ओके, देखिए गांव में ही नहीं लोग बोल रहे हैं इसको अफवाह है, पढ़े लिखे लोग भी बोल रहे हैं इसको अफवाह है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी। मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ कि पूरे कोविड के दौरान जब आपका थोड़ा सा ये मुद्दा चल रहा था, एसएससी वाला प्रोटेस्ट चल रहा था, तब मैं थोड़ा मीडिया में इंटरेक्ट करने गया, बट वहाँ भी ओपन एयर सेशंस थे। ओपन एयर सेशंस थे, मतलब मैं स्टूडियो में जब भी बुलाया गया मैं नहीं गया, मैंने कहा ओपन एयर सेशन आप करा दो, क्योंकि ओपन एयर में थोड़ा ट्रांसमिशन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, इवन इफ यू आर अनमास्क्ड एंड यू हैव प्रॉपर डिस्टेंस। तो उस तरीके से मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं गाइडलाइन को वायलेट ना करूं, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि एक ओकेजन मुझे पता है जहां पर थोड़ा सा मतलब ब्लैक्सिटी हुई थी मुझसे, अननोइंगली हुई थी, कि मैं ग्रुप में बैठा था और मैंने मास्क उतार दिया, ठीक है। बट अदरवाइज मैंने पूरी कोशिश करी है कि मेरी वजह से अगर मान लिया मैं किसी को ट्रांसमिट ना करूं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें ध्यान देनी है इसमें, है ना, ठीक है। तो ये आप करो अभी, क्योंकि ये लंबे समय तक का युद्ध है, ये ऐसे चीज़ें जाने वाली नहीं है, सब कुछ ऐसे छोड़ के बैठना भी नहीं है कि हम डर जाएं और हम कुछ करें ना, क्योंकि वो भी एक चीज़ सही नहीं है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए बाहर भी निकलना पड़ेगा, बट प्रिकॉशंस के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो करते हैं, अपनी जिम्मेदारी हम लोग निभाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए अब ये सवाल देखते हैं। एक बार ग्राफ आपको दिया है जिसमें एक्सपोर्ट दिया है कार का ए और बी। तो ये आपका जो कार का एक्सपोर्ट है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी, टाइप ए और टाइप बी, और यहां पर आपकी वैल्यू क्या है 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 40, 50, 70, 20, 50, 30, 10, 25, 45, 45, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए ध्यान से, टोटल जो एक्सपोर्ट है टाइप ए कार्स का 2011 से 13, वो अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट है टोटल एक्सपोर्ट का टाइप बी कार का 9 से 11। सो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो डेटा दिया है ये एक्सपोर्ट का ही डेटा दिया है। अब ये जो ग्रे वाला है ये ए है, रेड वाला आपका बी है। तो अब जो भी पूछ रहे हैं 11 से 13 टाइप ए और 9 से 11 टाइप बी। सो 11 से 13 आप टाइप ए में जाओ, तो टाइप ए आपका 50, 10, 60 और 45 कितना हो गया आपका 105, और जो टाइप बी है वो 9 से 11 जाना है आपको, सो 50, 20 और 30, सो ये 100 है। तो ये इसका कितना परसेंटेज है, तो ये आपका 105% है, 100 के बेस पे 105% होगा आपका, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, आर यू गेटिंग दिस? द आंसर इज 105%। लेट अस गो अहेड फर्दर। यहां आपसे कह रहा है कि जो एवरेज एक्सपोर्ट है टाइप ए कार्स का 2011 में, टाइप ए कार्स 2011 में जो एवरेज एक्सपोर्ट है, ठीक है, इन ईयर 2011 एंड 2012 भी आपको लेना है, तो ये 50, 10, 60 हो गया, एवरेज एक्सपोर्ट कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी कार्स इन 11? सो टाइप बी कार्स अगर 11 में आप देखोगे तो वो 30 है, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो 0% आपकी वैल्यू आ जाएगी। व्हाट परसेंटेज मोर पूछा है, तो व्हाट परसेंटेज मोर में कितना आएगा आपका 0% आएगा, ओके, 0% आएगा। आगे बढ़ते हैं।
टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टाइप ए इज हाउ मच मोर और लेस, एब्सोल्यूट नंबर्स, परसेंटेज मोर और लेस एक अलग चीज होती है, एब्सोल्यूट मोर और लेस अलग चीज होती है, देन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो देखो इसके दो तरीके हैं, हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों का अंतर निकालना चाहते हैं ए और बी का, तो यहां से आप 40 माइनस 50 सीधे लिखो -10, मैं क्या कर रहा हूं ब्लैक ये ग्रे माइनस रेड करके लिख रहा हूं हर जगह। तो मैं कह रहा हूं क्या करना है, सम डिफरेंस ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंस। तो मैं पहले ही अंतर निकाल रहा हूं, ब्लैक माइनस रेड, ब्लैक माइनस रेड 50, ब्लैक माइनस रेड 20, ब्लैक माइनस रेड -15, ब्लैक माइनस रेड 0। अब इसी का जो नेट होगा वो मेरा आंसर होगा। तो 70 पॉजिटिव हो गया, 25 नेगेटिव हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया 45 लाख, 45 लाख। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई आपकी बी, 45 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स द एक्सपोर्ट ऑफ टाइप ए कार्स इज आर मोर देन 10% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी कार्स। तो कितने सालों में जो टाइप ए कार की वैल्यू है एक्सपोर्ट की, वो टाइप बी कार के एवरेज से 10% ज्यादा है। तो पहले मुझे टाइप बी कार का एवरेज चाहिए, तो ये है आपका 50, 20, 70, 30, 100, 125 और 170। सो 170 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 34। आप 34 का 10% एक्स्ट्रा कर लो तो 1.1 से गुणा हो गया, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 37.4। देखो कहां कहां ये 37.4 से ज्यादा है, 2009 में है, 2010 में है, 2011 में है और 2013 में है। 1 2 3 4 इंस्टेंसेस में ऐसा हो रहा है कि जहां पर ये वैल्यू आपकी 37.4 से बड़ी है। ठीक है, क्या ये बात जो मैंने लिखी है वो सही है या ये गलत है? एक्सपोर्ट ऑफ टाइप ए कार, आपने टाइप बी का एवरेज निकाला 34 आया, 34 को आपने 1.1 से बढ़ाया 37.4 आया। वहां से आपको देखना है कि कितनी वैल्यूज ए की बड़ी हैं, तो 40 भी है, 70 भी है, 50 भी है, 45 भी है, 4 वैल्यूज आपकी वहां से बड़ी आ रही हैं। ये बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं? वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लेक्स। Can I find the ratio of the export of A cars in 10, 11, 13 together to the total export of B car in 9, 10, 12? सिंपल सा सवाल है। A का 10, 11, 13, सो A का जो 10 है वो है 70, देन 11 आपको जाना है 50, 120, 165। ठीक, अब जैसे आपको यहां 165 दिखा, 165 का जो कहते हैं ना वो है आपका फैक्टर, वो सिर्फ ये हो सकता है ए ऑप्शन। इसको हम 33 इंटू 5 लिख सकते हैं, 19 से डिवाइड नहीं होगा ये, ना ही ये 43 से डिवाइड होगा, तो इसका फैक्टर सिर्फ 33 है। तो अगर इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो 33 मिलेगा पहले ऑप्शन पे, इसलिए ए के अलावा कुछ करेक्ट क्लियर मतलब कहते हैं ना गलत नहीं हो सकता है। 165। अगर आपको एग्जैक्टली निकालना है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर देख लो 9, 10, 11 बी निकाल लो। सो बी का आपका 50, 20, 70 और 30, 100, तो ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी कुछ। क्या ये बात सही लिखी है मैंने? 9, 10, 12 है, 9, 10, 12 है ना, तो ये 25 है यहाँ पर, तो ये 9, 10, 12, 70 और 25, 95 आ गया। अब आप 5 से डिवाइड करोगे, सो 33:19 आपको यहाँ मिल जाएगा, ये ऑप्शन। देखिए ग्राफ हाँ थोड़ा सही से विजिबल नहीं होगा आपको, इसलिए मैं डेटा लिख देता हूँ जहाँ जरूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Study the following bar chart and answer the questions given. Demand and production of motorcycles of 5 companies in 2016. कह रहा है जो रेशियो है टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनीज ACE टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ B and C। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, जो रेशियो है टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ ACE, तो ये आपकी कंपनियां हैं बेसिकली ABCDE, और जो डिमांड है ये ब्लू कलर का है, ध्यान रखना ब्लू कलर डिमांड है, और ये जो कलर आपको दिख रहा है ऑरेंज वाला ये प्रोडक्शन है। तो ये नंबर्स में लिख देता हूं, ये 50 है, ये 55 है, ये 45 है, ये आपका 38 दिया हुआ है शायद, है ना, ये 60 है,
ये 72 है, ये 65 है, ये 75 है, ये 55 है, और ये वैल्यू आपकी क्या है 40। ठीक है, फिर से समझा देता हूं। ये ब्लू कलर जो है वो डिमांड है और ये वैल्यू आपकी क्या है प्रोडक्शन, राइट। अब सवाल पढ़ो, कह रहा है जो रेशियो है टोटल डिमांड मोटरसाइकिल का ACE का टोटल प्रोडक्शन B एंड C। सो डिमांड ACE, डिमांड इज ब्लू, A 50, C 60, 110 और 55 कितना हो गया आपका 165। 165 आपने देखा यहां पर। अब आपको पता है आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, देखो आपकी जो पॉसिबिलिटी है, अगर ये भी 165 के बराबर आ गया फिर तो 1:1 हो सकता है। ये अगर 165 से ज्यादा आ गया, जो कि नहीं आने वाला है, क्योंकि आप जब बात करो प्रोडक्शन की B और C की, प्रोडक्शन वैल्यूज आर लेसर। ठीक है, बट 11 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, क्योंकि दोनों इसके फैक्टर्स हैं, दोनों इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, 11 भी इसका फैक्टर है, 11 × 15 और 3 से भी ये डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर आप लिखो इसको, B का जो है B और C का बात कर, AC एंड D टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ B एंड C। सो B 38 और 72 110। अब आप इसको किससे डिवाइड करोगे जरा बताओ मुझे। आप इसको 55 से डिवाइड कर सकते हो। तो 55 दूनी 110 और 55 तियां 165, 3:2 आपकी वैल्यू आ गई, जो कि आपका डी इज द राइट आंसर हियर। सिंपल है ना। इट्स नॉट 1:1, इट्स 3:2, क्योंकि ये बोल रहा है 165:110, तो डिवाइड किया हमने 3:2। तो ये आपको समझना है कि कहां किस किस चीज की पॉसिबिलिटी है। यहां पर पॉसिबिलिटी आपकी 2:1 की नहीं है, क्योंकि दूसरा नंबर भी इंटीजर आना है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई फैक्टर बचेगा इधर। 2 इसका फैक्टर नहीं, 2 नहीं हो सकता है, बट 1:1 भी हो सकता है। 1:1 भी आप रिजेक्ट कर सकते हो ये देख के कि भाई 38 और 72 का सम डेफिनेटली छोटा होगा, तो कह सकते हैं ये नहीं है। ठीक है, बट बाकी दोनों में क्या सही है, 11 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा तभी हम देख पाएंगे, वरना नहीं देख पाएंगे। हाँ जी, सेम करा कि द नंबर ऑफ कंपनीज हुज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इज इक्वल टू और मोर देन द एवरेज डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ओवर 5 years। अब हमें बताना यह है कि कितनी ऐसी कंपनीज हैं जिसका जो प्रोडक्शन है वो अगर हम एवरेज डिमांड निकाल लें उससे ज्यादा है ओवर द ईयर्स। सो आप कहोगे पहले तो मैं एवरेज डिमांड निकालूं, तो 50, 45, 60, 65 और 55, इसका मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो देखो एवरेज कैसे आपका निकलेगा, ये वैल्यू कितनी है आपकी 120, 180। ठीक है, 180 के बाद ये कितना है 95, तो 275 डिवाइडेड बाई 5, राइट। तो ये हो गया आपका 55। अब देखो कहां पर प्रोडक्शन 55 से ज्यादा या बराबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल और मोर, इक्वल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों चीजें हमें सिलेक्ट करनी है। तो इक्वल और मोर का मतलब ये हो गया कि 55 भी चलेगा, 72 भी चलेगा, 75 भी चलेगा, यानी 3 ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर ये इक्वल और मोर है, 55, 72 और 75। यहां पर जो आपका प्रोडक्शन है वो एवरेज डिमांड से ज्यादा है। कितने लोगों को समझ में आया ये चीज, एवरेज अगर 55 है तो उससे ज्यादा 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, 3। ठीक है, ये भी सिंपल सा है। कह रहा जो टोटल प्रोडक्शन है CDE का वो कितना परसेंटेज कम है देन द टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ ऑल द कंपनीज ड्यूरिंग 5 years। अभी डिमांड आपने निकाला है 275, निकाला है कि नहीं निकाला है टोटल, यस। तो ये टोटल डिमांड है। अब आपको निकालना है टोटल प्रोडक्शन कितना लेस है किसका, CDE का। C का प्रोडक्शन कितना है 72, D का कितना है 75 और ये कितना है आपका 40, राइट। तो ये हो गया आपका 187। देखो 147 + 40 187। अब ये कितना परसेंटेज, जाहिर सी बात है कम है, बट कितना परसेंटेज कम है यही आपको निकालना है। तो आप देखो ध्यान से इसको, इस वैल्यू को अगर आप देखोगे 187, 75, तो आप कहोगे 13 और 75 हो गया आपका 88। ठीक, इतना लेस है। अब 27 तियां 81 होता है, तो ये सेंस बना रहा होगा आपको कि भाई मेरा आंसर जो, सबसे पहले 10% रेंज देखो आप। सो आप कहोगे मेरा आंसर 30 से 40 के बीच में है, 30 से 40 के बीच में है, तो ये दोनों आंसर नहीं है। क्यों, 27 × 3 81 बनता है, 27 × 4 आपका पता है 108 बनता है, ये दोनों नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से क्या है, ये बहुत आसान है पता करना। 27 तियां 81 होता है, 27 चौके 108 होता है। आप देखो जो 88 है वो 108 से दूर है और 81 के पास है,
यानी 30% के पास मेरा आंसर है, 40% के पास वाला नहीं है। सो अगर दोनों में आंसर मेरे 30 से 40 की रेंज में आ रहे हैं तो यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रही है, 32 जो है 30 के करीब है और 38 आपका 40 के करीब है। सो मैंने कहा इसका जो 30% है वो 81 के पास है और इसका 40% है वो कहां है, 108 के पास है। ये जो नंबर है 88, ये 81 के ज्यादा करीब है, 108 से दूर है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो परसेंटेज वैल्यू है वो 30% के ज्यादा करीब होगा। तो दैट इज बी, नॉट डी, क्योंकि डी जो है, ये सी ऑप्शन जो आ रहा है ये 40% के ज्यादा करीब आ रहा है, इसलिए गलत है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। तो यही चीजें आपको देखनी है कि कहां पर कम कैलकुलेशन करनी है। देखो मैंने फिर से बोला, CHSL की DI इज नॉट अबाउट इंटरप्रिटेशन, इट्स अबाउट कैलकुलेशन। तो जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है वो कैसे आप जल्दी करोगे, कि यहां पर आपको परसेंटेज निकालना है तो कैसे करोगे। मैं परसेंटेज के चैप्टर में आपको सब पढ़ा चुका हूं कि कैसे आप देख सकते हो 10% रेंज क्या है। इसका 10% कितना है, 27.5 है। तो 3 बार आप ले जाओगे तो कितना होगा, 81, 88। ऑल्दो ये 27.5 इंटू 3 करेंगे हम लोग, बट आपको पता है 88 इज हैविंग सिग्निफिकेंट गैप, तो हम इसको सीधा 27 से सोच सकते हैं कि 81 के पास है और 40% मेरा 108 है, उसके बीच में है, दोनों गलत हो गए। फिर मैं यही कह रहा हूं कि 81 के ज्यादा पास है कंपेरेटिवली देन 108, तो इसका मतलब क्या है कि ये 32% होगा, 30% के ज्यादा पास है, खत्म हो गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप अप्रॉक्सीमेशन और इस तरह से चीजें करिए, DI आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। ठीक है, यहां कह रहा है टोटल डिमांड जो कंपनीज की है A और B की इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच मोर देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी D। ओके, कंपनी A और B की जो टोटल डिमांड है ना, ये 50 और 45 है, 95। अब ये पूछा है कितना परसेंटेज ज्यादा है देन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी D। कंपनी D का प्रोडक्शन कितना है, 75। ये कितना ज्यादा है आपको पता है, ये 20 ज्यादा है। तो आपको बताना है कि 20 75 का कितना परसेंट है। आपको 5 से सीधा डिवाइड कर दो, सबसे पहले 4/15 हो गया मेरा। अब 4/15 कितना परसेंट है, आपको यही पता लगाने की आवश्यकता है, जो भी मेहनत है आपकी। आपको पता है 1/15 6.66 होता है, मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 26 कुछ आ गया, सी ऑप्शन, राइट। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, 4/15 में अगर आप 1/15 की बात करोगे तो ये 6.66% हो गया। अब इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 छक्का 24 बना, ध्यान से देखना, 4 छक्का 24 बना, और प्लस 66 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू 262 आती है। इन केस इफ यू वांट टू डू, 26.6 की वैल्यू हो गई, सी ऑप्शन। ठीक है, फास्टर कैलकुलेशन इज द की। सवाल को पढ़ के हर कोई समझ लेगा, बट कौन जल्दी उत्तर लगा देगा, वो है असली योद्धा। ठीक है, तो आप जरा इस पर थोड़ा सा काम करेंगी, कैसे आप जल्दी इसको देख सकते हैं। देयर आर मेनी वेज आउट टू अंडरस्टैंड दिस। पहला, आपका आंसर 25% से बड़ा होगा, यहां से देख सकते हो 15/4 क्या होता है, 3.75। सो 25% से बड़ा। साथ ही साथ आप ध्यान से एक चीज और देखो कि जो वैल्यू आपके पास, अगर आप 3.75 इमेजिन करते हो इसको, तो आपके पास जो वैल्यू बच रही है 0.25, और यहां पर क्या है 15। 0.25 और 15 को अगर कंपेयर करोगे तो 15 का जो 2% होगा, 2% जो है 0.3 के बराबर होगा, यानी ये 2% से थोड़ा सा कम है, यानी 25 तो 27 से थोड़ा कम है, सी ऑप्शन। ओके, क्लियर और नॉट, आर यू गेटिंग दिस। CHSL एग्जाम देने में डर क्यों लग रहा है, तैयारी नहीं है या कोविड से डर लग रहा है, सच बताना। ठीक है, look, understand, when you have no control over things, let's say, understand this, आज एग्जाम है मान लिया 12 तारीख को, अब जिनका पेपर है आज के लिए उनकी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, आज के लिए उनका मोटिवेशन क्या होना चाहिए, मोमेंटम क्या होना चाहिए। क्या वो इस बारे में सोचेंगे कोरोना है, या वो इस बारे में सोचे कि ठीक है कोरोना है, अब एग्जाम तो देना ही है, तो चलो मास्क लगाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे और फोकस करेंगे कि भैया मेरे को पेपर देना है। घंटे भर पेपर देने में, राइट, देयर इज नो सच ग्रेट रिस्क दैट यू थिंक, इट्स मिनिमल, ऑलमोस्ट मिनिमल। अब सेंटर के बाहर लोगों से मत मिलो अननेसेसरी, थोड़ा दूरी बना के रखो, और तैयारी कम है तो भी क्या डरना, जो है वो है, जाके दो। इंग्लिश कमजोर है तो बाकी जगह भरपाई करो, डरने से परफॉर्मेंस खराब हो जाता है यार, डरो नहीं, करो, बार बार यही बोलता हूं मैं। Suppose in the year 2017 the total production of company E is increased by 2.25 times. Find the total production of company E in the year 2017. Okay.
कह रहा है मान लो, देखो ये जो डेटा दिया हुआ है ये कब का दिया हुआ पता नहीं, ये 2016 का दिया हुआ है, सॉरी ये डेटा 2016 का दिया हुआ है। अब ये कह रहा है 2017 की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि कंपनी ई का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 2.25 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको बताना है कंपनी ई का प्रोडक्शन कितना होगा। कंपनी ई का प्रोडक्शन यहां क्या है, 40 है। 2.25 से इंक्रीज होने का मतलब है 3.25 हो जाना। 2.25 टाइम से इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन, तो 3.35 टाइम्स हो गया। तो 120 प्लस 10, ये वैल्यू 130 के बराबर हो गई सी। अब ये सवाल जब एग्जाम में तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हें यही देखना है कि 2.25 से इंक्रीज है। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, बढ़ना। तो जो था उससे 2.25 गुना ज्यादा है, यानी 3.25 गुना है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ओके 130। अमरीश कह रहे हैं कि मेरा इतना नंबर था, मैं अभी बिहार में हूं, मेरा सेंटर दिल्ली में है, क्या एग्जाम देना चाहिए? अमरीश देखिए, दो चीजें मैं फिर से कहूंगा, ये डिसीजन आपका है। आपके मार्क्स अच्छे हैं टीयर 1 में लास्ट ईयर, और जाहिर सी बात है आपका टीयर 2 का रिजल्ट अभी नहीं आया है। आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या आपको जाना चाहिए नहीं, ये आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, ये आपको इवेल्युएट करना है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। यहाँ कोई प्लेन मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ जाओ या ना जाओ, ठीक है। सो यू इवेल्युएट दैट व्हाट यू शुड डू। हरी, थिंक अबाउट इट and take a call. Definitely you have a choice, others have no choice. You have a choice, okay, because you feel that you will be selected, previous year में हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो अपने डिसीजन को वे डाउन करिए और देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। यार क्या डायग्राम बना के देते, मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे भी नहीं दिखता यहाँ पर। चलो कोई नहीं, आज विरोध दर्ज करता हूँ कि थोड़ा तमीज का डायग्राम दो, मुझे दिखता ही नहीं है यहाँ पर। यार ठीक है, ये दिया ना प्रोडक्शन इन लैक्स, प्रोडक्शन इन लैक्स ये दिया है मुझे 350, 500, 450, 375, 575, 425, 400, 560, 525, 475। नीला रंग चावल है और लाल रंग गेहूं है, राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूं। ए बी सी डी ई 5 राज्य हैं, राज्य हैं 5। द नंबर ऑफ स्टेट्स इन विच द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन ऑल 5 स्टेट्स। तो व्हीट का प्रोडक्शन 20% ज्यादा देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन ऑल 5 स्टेट्स। टोटल प्रोडक्शन गलत है, एवरेज प्रोडक्शन होना चाहिए। ये शब्द जो है ना सरासर गलत है। ओके, अच्छा इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी नहीं है। ओ माय गॉड, ये कैसे भैया? हाँ ये तो अलग ही बवाल है। ये क्या है? ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। अच्छा कि आपने याद दिला दिया। तगड़ी फाइन लगाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ चिंता मत करो, तगड़ी फाइन लगेगी। चलो कोई नहीं, तुम डेटा देखो, मैं समझा रहा हूं ना, डेटा समझ में आ जाएगा सब। बार चार्ट है, 350, 500, 450, 375। नीला वाला चावल है, लाल वाला गेहूं है, बस और कुछ नहीं डेटा में। ये 5 राज्य हैं। अब इस सवाल में गलती समझ में आ रही है आपको? मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अरे भैया अगर तुम राइस का टोटल प्रोडक्शन देख लोगे ना, तो राइस का टोटल प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि कोई भी गेहूं उसको 20% बढ़ाने से उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एवरेज प्रोडक्शन की बात करो तब हम थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, क्लियर? तो एवरेज प्रोडक्शन की बात करते हैं, और एवरेज प्रोडक्शन की बात क्या है देखो मैं निकालता हूं, और वो मेरा क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स इन विच प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो व्हीट की बात करेंगे। अब देखो यहां पर 500 है, पहले चावल का निकालो।
राइस का निकालते हैं वो भी एवरेज होना चाहिए, टोटल होगा तो गलत हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है। सो एवरेज प्रोडक्शन करोगे तो आपका कितना मिलेगा, 350 प्लस 450 प्लस 575 प्लस 560 प्लस 525 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। ये हो गया तुम्हारा एवरेज वैल्यू। 350, 450, 575, 560 नहीं 400 था ये, 400 और 575 के बाद 400 और 525, तो ये वैल्यू आपकी 400 है, ठीक है। जोड़ते हैं 800, 11 8 19, 2300 बटे 5, सो 5 चौके 20, 5 छक्के 30, एवरेज कितना हो गया तुम्हारा 460। ये समझ में आ रहा है एवरेज। ये हो गया आपका 800, ये हो गया आपका 11 8 19, 4 23 बटे 5, 460, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ कि ये जो 460 वैल्यू आई मेरे पास, 460 वैल्यू आई मेरे पास, लेट मी नो वन थिंग, इसको मुझे 20% से बढ़ाना है। सो अगर आप इसको 20% से बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 92, ठीक है। और अगर आपने इसको 92 बढ़ाया तो ये वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, 552। ये वैल्यू हो गई 552। अगर ये वैल्यू मेरी 552 हो गई तो आप देखो कहां कहां गेहूं जो है 552 से बड़ा है। आप कहोगे 1 और 2 स्थानों पर बड़ा है, बस आंसर क्या हो गया, ए। ओके, हिंदी नहीं है ना, चिंता मत करो, सुधारता हूं मैं इसको अभी बोलता हूं, अभी बोलता हूं। ठीक है, मैसेज कर दिया मैंने, मुझे पता है बवाल सुनने में आपको बड़ा मजा आता है, ठीक है। मेरी टीम उससे डरती नहीं है, तो उनको फोन पे बोलने का कोई फायदा नहीं है। रिक्वेस्ट करता हूं मैं बस, प्लीज ऐसी गलती ना करें, ठीक है। समझ में आया सभी को सवाल, सिंपल सवाल था। आंसर 3 कैसे हो गया, कहां से 3 हो गया, अरे 552 से बड़ा, 552 से बड़ा 2 ही आ रहा है ना यार। गेहूं लाल था क्या, एक मिनट, गेहूं लाल वाला है, हाँ? तो मैं क्या देख रहा था, एक ही आ रहा है फिर तो आंसर। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 350, 450, 575, 400, 525, 460 आ गया एवरेज, और 460 से बड़ा लाल वाले में देखना है हमें, है ना। एक 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 ही है, एक ही है, मैं 2 क्यों लगा रहा हूं, यही है आंसर। 3 कहां से होगा, आंसर इज 3 नहीं, आंसर इज 1, आंसर इज 1, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यस, थर्ड ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एक ही जगह है, लाल ग्राफ देखना है आपको, कहां पर 552 से बड़ा है, एक ही जगह है। सो लाल ग्राफ जो है 552 से बड़ा सिर्फ मात्र एक ही जगह पर है, मात्र एक ही जगह पर है, तो उसका सही होना उसकी मजबूरी है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। ऑलराइट, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस, प्लीज से यस। अगर आपको ये बात सही से समझ में आ रही है तो बताइए। क्लियर है, सिंपल सवाल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं। 480 कहां से आएगा, ये 480 आ रहा है, कितने लोग कह रहे हैं 480 आ रहा है, ऐसा तो नहीं। 800 अंदर ही आपका हो गया 11 8 19 4 23 बटे 5 है ना, सही तो है, सही है। यहां से कह रहा है स्टडी द ग्राफ, द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन ऑल इन स्टेट सी एंड डी, इन स्टेट सी एंड डी
जो प्रोडक्शन ऑफ राइस है टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन स्टेट्स बी एंड डी, कैलकुलेट करो। राइस आपका ये है, पहले मैं मार्क कर देता हूं, वैल्यू बाद में लगा दूंगा, चिंता मत करो, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा मुझे मालूम है। स्टेट सी एंड स्टेट ई, ये राइस, टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन बी एंड डी, बी एंड डी। सो देखो ये जो वैल्यू है 5, ये हो जाएगा आपका 1100, और अगर ये 1100 हो गया तो मोस्ट लाइकली आपका आंसर यही होगा। आप कहोगे नहीं नहीं ये भी हो सकता है, फैक्टर ऑफ 1100 दोनों हो सकते हैं, तो 2 ऑप्शन हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है। ओके, क्लियर? सो ये आपका हो गया 1100। अब जरा आप एक बार बताओ कि बी एंड डी की अगर हम बात करें, मैंने क्या लिखा है यहां पर, टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन स्टेट सी एंड ई, सी एंड डी, और टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन बी एंड डी। अब व्हीट अगर बी और डी में निकालना तो 375 और 560, तो ये हो गया आपका 935। ठीक है, अब आप क्या करोगे ना, इसको करोगे डिवाइड। जाहिर सी बात है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, एक्चुअली ये 95 से डिवाइड हो रहा है। क्या किससे डिवाइड हो रहा है जरा बताओ। देखो यहां आपको पता है कि 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, यहां 10 तो बनना नहीं है, तो आंसर तो यही होगा। यहां 0 नहीं बन सकता अंत में यार, तो यही होगा बी। हाँ बी भी हो सकता है, सही करो आप, बी भी पॉसिबल है क्योंकि इसका एक फैक्टर 20 है। यस, बी भी पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है, बी इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 3 ऑप्शन पॉसिबल है एक्चुअली। अब 3 ऑप्शन पॉसिबल है तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, इन 3 ऑप्शंस में से ये तो गलत है क्योंकि यहां 0 नहीं आने वाला है, दैट्स इम्पॉसिबल। गया। अब या तो हमारा आंसर 20 वाला है या 22 वाला है। क्या है, कैसे करोगे? आप कहोगे सबसे पहले तो 5 से डिवाइड कर लो। अगर आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 पंचे 90, 187 मिलेगा, और 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो यहां 220 आएगा। अब आपको एक चीज और दिखेगी कि 11 से डिवाइड हो रहा है। कभी भी इन दोनों का सम अगर बीच में लिखा हो तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 17 और ये बनेगा 20। तो आंसर जो लग रहा था, 3 लग रहे थे, उसमें से ये सही है बी। ओके, क्योंकि 1100 के फैक्टर 3 थे, 20, 22 और 11 खुद, बट 11 वाला गलत हो गया, जैसे आपने दूसरा नंबर देखा। 20:17 इसका आंसर आया। ठीक है, चलिए 42वां देख लो जरा। कह रहा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन स्टेट ए बी ई इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन स्टेट सी डी ई। तो आपको देखना है क्या है, व्हीट आपको निकालना है ए बी ई में। तो देखो ए आपका ये है, बी आपका ई है, ई आपका ये है। व्हीट 500 ए, बी क्या है 375, और ये क्या है 475। तो मैं लिख रहा हूं 500 प्लस 375 प्लस 475, ये आपका है व्हीट जो इसने पूछा है पहला। और दूसरा आपसे बात किया गया है इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन सी डी ई। तो राइस आप देखोगे सी, डी और ई। 575, 400 और 525। सो 575, 400 और 525। तो यहां अगर आप टोटल निकालोगे तो कितना आ रहा है आपका 1500। यहां अगर आप टोटल निकालोगे तो आपको कितना मिल रहा है 850, 1350, 10% लेस। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन क्लियर है? चालीसवें में 3 आएगा, 1 मिनट। देखो आप गलत समझ रहे हो, 40 में बोला है मोर देन 20%, इन विच प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज मोर देन 20% ऑफ द एवरेज। ओहो सॉरी 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 सॉरी, यू आर राइट। तो मैंने गलत किया है क्या? एक मिनट, यस यस, आई मेड ए मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, सॉरी 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 सॉरी, आई मिसरेड द क्वेश्चन। और ये एवरेज भी मैंने गलत बोला, मैंने इसको गलत पढ़ लिया, सही करो आप।
बट एनीवे डोंट वरी, विल जस्ट क्विकली सी दैट। मैंने गलती करी इस सवाल में। देखो इस सवाल में इसने ये बोला था, एक्चुअली मैंने इसको गलत पढ़ लिया कि एवरेज से 20% ज्यादा। एक्चुअली मैंने इसको ऐसे पढ़ लिया कि टोटल से 20% ज्यादा, तो मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, एवरेज से 20% ज्यादा का सेंस बनता है। बट ये कह रहा है कि 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, दैट्स पॉसिबल। 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इज नथिंग बट द एवरेज प्रोडक्शन। 20% इज 1/5। तो चाहे तुम बोल दो एवरेज ऑफ ऑल या फिर आप बोल दो 20%, एक ही बात है। तो यहां पर ये 20% ना जो एवरेज वैल्यू देगा आपको 460, इससे कंपेयर करना है हमें। तो गेहूं को अगर आप यहां से कंपेयर करोगे 460 से, तो 1, 2 और 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉरी आप सही हैं, मैंने गलती करी थी। ठीक है, राइट। सो आई मिसरेड द क्वेश्चन एक्चुअली, मैंने इसको गलत इंटरप्रेट किया। मैंने ये बोला कि 20% ज्यादा और मैंने इसको एवरेज कर दिया, तो मैंने 460 को 20% बढ़ा के कंपेयर किया, जो कि गलत था। ये 20% टोटल का बोल रहा है। अब देखो टोटल का 20% इज 1/5 ऑफ टोटल। 1/5 इज नथिंग बट एवरेज, क्योंकि यहां पर एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वैल्यू जो निकली है वो सही है। इससे कितने ज्यादा हैं गेहूं में, व्हीट में, तो वो 3 वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज राइट, यस आई मेड मिस्टेक। अभी ठीक है, समझ में आया ये? चलो ये अगला चार्ट है यार, ये बहुत ही बर्बाद चार्ट है, मेरा मन उखड़ गया इनको करने का, मुझे खुद नहीं दिख रहा है ठीक से। हाँ जी, ऑलराइट। सो एक काम करते हैं ना, आज की क्लास में अभी छोड़ूंगा, ये ग्राफ अब थोड़ा सही कराते हैं। मजा ही नहीं आ रहा है कुछ, आपको दिख नहीं रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो बार बार वैल्यू रख के कराने में मजा नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, फाइन। सो एक काम करते हैं, ये जो थोड़ा सा इसको मुझे अपग्रेड कराने दो। ठीक है, इसका चार्ट वार्ट थोड़ा सुंदर दिखे, सही से दिखे, तब करते हैं इसको कल सही से थोड़ा। अभी अगर आपको चार्ट भी नहीं दिख रहा है, मैं बार बार लिख रहा हूं, टाइम बर्बाद हो रहा है और मजा भी नहीं आ रहा होगा। जब डीआई में चार्ट ही नहीं दिखेगा तो आप करोगे कैसे, बिना चार्ट के कैसे सवाल करोगे? हाँ, ठीक है। सो प्लीज मुझे समय दें, ये बिल्कुल दिख नहीं रहा है, कल करेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो इसको तुम ट्राई कर लेना, तुम्हारे घर पे शायद दिख जाए उस पर, है ना, उस पर थोड़ा ठीक से दिखेगा। और ऐसे सही से मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत बेकार फॉन्ट। एक्चुअली प्रॉब्लम फॉन्ट की भी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर क्लैरिटी ही नहीं है। ये जो फॉन्ट लिखे ना बहुत मेस्ड अप है बिल्कुल, है ना, तो आई एम अनेबल टू एक्चुअली रीड इट प्रॉपरली इवन। अब जैसे वैल्यू ऑफ सेल्स लिखा है फिनिश्ड, मुझे दिख ही नहीं रहा है ठीक से। क्वेश्चन नंबर 3 में हॉरिजॉन्टल सम क्यों किया था? एक बार रुको जरा, क्वेश्चन नंबर 3 कहां गया? अच्छा 3 नंबर, ये तो 6 है। अच्छा 3 नंबर, 3 नंबर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? एक बार रुकना, मिलेगा मिलेगा ये सवाल। इसमें बोला था आपसे कि टाइप डी कार पकड़ लो, ये टाइप डी है तुम्हारा, इसको पकड़ लो। ठीक, और टाइप डी कार को कह रहा है कि टाइप डी का मतलब ये हुआ ना पूरा, टाइप डी का मतलब ये पूरा रो हुआ। ठीक, अब कह रहा है कि हमें क्या करना है कि एक पाई चार्ट बनाओ ऐसे डी का। डी का पाई चार्ट अगर बनेगा तो आपको पता है ये अलग अलग जो डेटा है अलग अलग साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर नॉट? सो मे बी एक पोर्शन आपका 2013 को रिप्रेजेंट करेगा, एक पोर्शन आपका 2014 को रिप्रेजेंट करेगा, एक आपको 2015 का रिकमेंड करेगा, एक आपको 2016 का रिकमेंड करेगा, एक आपको 2017 का शो करेगा। तो वही पूछ रहा है कि इसमें 2014 का कितना पोर्शन होगा। जाहिर सी बात है 53 बटे टोटल। ओके, 53 बटे टोटल, तो 53 बटे टोटल कर दो, हो जाएगा। समझ में आया? तो जब डी की बात हो रही है तो डी में हॉरिजॉन्टली जाएंगे ना। अगर वो बोले कि नहीं 2014 में तुम जितने भी ये वैरायटीज हैं कार्स की, इनका हमें पाई चार्ट दे दो, तब आप वर्टिकल जाओगे।
बिकॉज हमने 2014 फिक्स कर दिया, अब उसमें सारे एलिमेंट तो वर्टिकल जा रहे हैं। अगर आपने डी फिक्स कर दिया तो इसके सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो ईयर वाइज होगा ना, इसलिए हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। सिंपल, क्लियर और नॉट? पहले मैंने वर्टिकली बताया था, ऐसा मत बोलो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो कोई और सवाल होगा। सवाल देखिए, डी का प्रपोर्शन, एक मिनट रुकिए, if the data related to the production of type D chart is represented by a pie chart, क्या मैंने ऐसा बताया है, क्या वर्टिकली बताया है? नहीं। अगर देखो टाइप डी की बात हो रही है केवल, देन वी विल गो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आपने कॉलम फिक्स कर दिया, आपने रो फिक्स कर दिया। लेकिन अगर हम बात ईयर की करोगे कि आपने 2014 को फिक्स कर दिया, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कार्स इन 2014, ऑलराइट। इसमें देखो यहां पर अगर मैंने गलत भी किया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप इसको थोड़ा अभी समझ लो, हो सकता है मैंने मिसरीड किया हो। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बोल रही है आपको कि अगर डेटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पाई चार्ट, तो अगर मैंने वर्टिकल बताया होगा तो वो गलत होगा वहां पर। अगर मैंने इसी क्वेश्चन में वर्टिकल बोला होगा तो मैंने गलत पढ़ा होगा कि मैंने 2014 को फिक्स कर दिया होगा और फिर मैंने उसमें डी को निकाला होगा, दैट्स रॉन्ग। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पाइप चार्ट। सो आपको सब भूल जाना है, आपको सिर्फ डी को देखना है बस। इसको पाई चार्ट में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2014 का कितना प्रोपोर्शन होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। सो इन केस देयर इज ए प्रॉब्लम, आई सॉल्व समथिंग रॉन्ग, ठीक है, क्लियर, आई सॉल्व समथिंग रॉन्ग, देन यू जस्ट अंडरस्टैंड हियर, क्योंकि मैंने वहां पर इसको मिसरीड किया होगा फिर, ओके। नहीं tan अल्फा वाला सवाल करा दूंगा, परेशान हो तो यार, एक सवाल में परेशान घूम रहे हो प्री में नहीं आएगा तुम्हारे, वो टेंशन मत लो, है ना, वो ऐसा सवाल नहीं कि जो प्री में आ जाए, मस्त रहो, ठीक है। तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, मेरे को भी ध्यान नहीं है, मैंने हो सकता है गलत कराया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी ने टोका नहीं होगा और मैंने इसको ठीक से पढ़ा नहीं होगा, तो हो सकता है कि मैंने उसको आपको वर्टिकल करा दिया हो, कंसिडरिंग कि 2014 फिक्स्ड है और उसमें मुझे डी निकालना है, तो हो सकता है मैंने करा दिया हो, ठीक है। बट ठीक है, आपने पूछा तो ये क्लियर हो गया होगा अभी आपको, ऑलराइट। ओके फाइन। What should be mock strategy for beginners? Give a mock, see how much you are scoring, have some targets of improvement. I'll make a video, actually this I tell you, mock के पीछे you know जो एनालिसिस है मॉक की, वो किस तरीके से करनी चाहिए, हम लोग ओरली कई बार बात कर जाते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है। बट एक्चुअली व्हेन आई वाज टीचिंग कैट स्टूडेंट्स, राइट, सो उनको मैंने पूरा ना एक वो समझाया था कंप्लीट, मतलब एक्सेल फॉर्मेट, ये वो कि ऐसे ऐसे करना है। वो शीट तो मेरी गायब हो चुकी है, बहुत पहले किया था मैंने, बट वो मेरे दिमाग में है, बट कभी मैं बैठा नहीं उसके लिए कि बैठ के मैं आपको वो दे पाऊँ कि किस तरह से टारगेटिंग करनी है, किस तरह से डेटा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अंडरस्टैंड दिस, लोगों का मॉक स्कोर इंप्रूव पता है क्यों नहीं होता है? वी आर a human being but we are a machine also, we behave like machines, ठीक है। हमारा जो बिहेवियर है वो 99% सबकॉन्शियस कंट्रोल्ड है, सो हम एक मशीन की तरह ही काम करते हैं। तो जब तक आप एक्टिवली अपनी कमियों को नहीं पकड़ पाओगे ना, तब तक आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी कमियों को पकड़ोगे और डेटा बेस पे काम करोगे कि हमारा ये मॉक का पूरा डेटा है, दिस इज व्हाट आई एम, हाउ आई एम परफॉर्मिंग, वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, देन ग्रेजुअली यू विल इंप्रूव। तो इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू ए कांस्टेंट फीडबैक, विदाउट फीडबैक यू कैन नॉट इंप्रूव। और वो फीडबैक क्योंकि आपको खुद को देना है, वो सबसे मुश्किल काम होता है। कोई आदमी खुद को नहीं बोलता है कि वो बुरा है, समझ रहे हो, जब वो कुछ गलती भी करता है तो उसको लगता है वो सही है, दैट्स हाउ वी आर। तो थोड़ा सा काम है उस पर मुझे करना पड़ेगा, अभी CHSL तो हो जाने दो, बीच में मैं थोड़ा काम करके आपको CGL के पहले एटलीस्ट मैं गाइड कर दूंगा कि आप किस तरह से मॉक देके थोड़ा थोड़ा इवेल्युएशन कर सकते हो। मे भी मैं उस पर जल्दी काम करके दूंगा, ठीक है, मॉक के लिए कि कैसे आपको मॉक मुझे थोड़ा बैठना पड़ेगा, उसमें 5-6 घंटे का काम है, पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना और एक्चुअली में दिखाना कि किस तरह से एंट्री करो, किस तरह से आप उसको मेजर करो, है ना। 5 to 6 आवर्स एट लेंथ तो मैं कर नहीं पाता हूँ, उतना बैठ ही नहीं पाता हूँ।
एनीवे विल ट्राई। ठीक है, चलो फिर घर जाओ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल सुबह। थैंक यू, बाय बाय।